बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैर आफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। इसी फिनोमेना को हमने रिफ्रैक्शन का नाम दिया था और जिसके रिज़ल्ट में हमें देखने को मिला था लाइट की बेंडिंग। ठीक है। फिर हमने बात की थी कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम क्या होता है और लाइट किस तरह किस मीडियम में जाने से किस तरफ बेंड होती है। ये हमने रिफ्रैक्शन के इंट्रोडक्शन में ये हम सब बातें हमने की थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो लाइट रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं वो क्या हैं और हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हैं। पहला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये वैसा ही है जैसे हमने रिफ्लेक्शन के कवानीन पढ़े थे कि रिफ्लेक्शन में भी हमने क्या देखा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ठीक है, उसके बाद ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये सब भी क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड है तो वाइट बोर्ड एक प्लेन है, एक 2 डायमेंशन पिक्चर है। क्लियर। तो इसी वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने जो है वो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल को मैंने ड्रा कर दिया है। तो मतलब ये सब एक ही प्लेन में रहते हैं। तो अगर ये हमारे पास नॉर्मल है और ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी किधर होगी, वो इसी प्लेन में रहेगी। ऐसा नहीं है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ऐसे प्लेन को छोड़ के बाहर आ जाएगी, ऐसे बाहर की तरफ या ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये एक ही प्लेन के अंदर जो है वो रहेंगे। तो फर्स्ट ला हमें इसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ऑल दीज थ्री थिंग्स लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर रहती हैं। उसके बाद सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ है जी, रेशियो ऑफ द साइन आई एंड साइन आर इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर। कि आई और आर का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आता है। अब ये क्या है? ठीक है, देखें ये हमारे पास एक मीडियम का एक पेयर है, ठीक हो गया। जैसे ये वाटर, पहला मीडियम हमारे पास वाटर है और इसके नीचे हमारे पास ग्लास है, ठीक है। ये मीडियम 1, इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास जब वो मीडियम नंबर 1 है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, मीडियम नंबर 2। क्लियर। तो एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए जब हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करते हैं, ठीक है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक हो गया। तो M1 हमारा वाटर है, M2 ग्लास है। अब ये जो रे है ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल इसने बनाया हुआ है से कि इस एंगल को हम नाम दे देते हैं I1, ठीक है जी। ये हमारे पास एंगल है जी I1 और उसके बाद ये ट्रांसमिटेड रे है यानी कि रिफ्रैक्टेड रे है, इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम बोल देते हैं R1, ठीक हो गया। अब सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर हम इन दोनों का साइन आई और साइन आर का रेशियो लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। देखें यानी कि साइन आई ओवर साइन आर, ठीक हो गया। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, एक नंबर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। अच्छा, फिर हम अगर आई को चेंज कर देते हैं और आई चेंज करके हैं कितना हो गया, I2 कर दिया हमने, I2, और जिससे आर भी क्या हो जाएगा, आर भी यहाँ पर चेंज होकर कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इंसिडेंट एंगल को हमने चेंज किया तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो चेंज हो जाएगा। अब अगेन अगर हम इन दोनों एंगल्स का साइन का रेशियो लेते हैं यानी कि साइन आई ओवर साइन आर, तो हमें अगेन इन दोनों को डिवाइड करके एक नंबर मिलेगा, ठीक है जी, एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। सो लेट्स से उसको मैं के कह देता हूँ, के एक नंबर है। इसी तरह इन दोनों को डिवाइड किया तो अगेन एक नंबर आया, उसको भी हमने लेट्स सपोज के कह दिया। फिर उसके बाद
मैंने एंगल मज़ीद चाहे वो चेंज कर दिया, और चेंज करके मैंने कितना एंगल कर दिया, I3 कर दिया। और ट्रांसमिटेड जो रे है इसमें भी कितना एंगल बना लिया, I3 बना लिया। अगेन अब अगर मैं इन दोनों का रेशो लेता हूँ, साइन I3 और साइन R3, तो अगेन इन दोनों का रेशो लेते हैं, और रेशो लेने से हमारे पास अगेन क्या आएगा, एक नंबर आएगा के। ठीक हो गया। तो हमने देखें I1 और R1 एंगल्स को चेंज करते गए, फिर I3 हमारे पास आ गया। इसी तरह अगर हम कोई और एंगल पे फेंकेंगे लाइट को वाटर से ग्लास की तरफ, और उन दोनों के एंगल्स का अगर हम रेशो लेते हैं, तो रेशो लेने से हमारे पास क्या आएगा, एक नंबर आएगा। जब हमने इन नंबर्स को चेक किया कि पहले वाले पेयर से साइन I ओवर साइन R से हमें जो नंबर मिला वो वैसा ही नंबर था जो कि साइन I2 और साइन R2 के रेशो से मिला, और वो साइन I3 और साइन R3 के रेशो से मिला। यानी कि अगर इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ पर हमारे पास आंसर आता है 1.5। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमने साइन I1 और साइन R1 का हमने रेशो लिया, इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास एक नंबर क्या आया, 1.5। और इसी तरह जब हमने इसको डिवाइड किया ना एंगल चेंज करके, हालांकि एंगल हमने क्या कर दिए थे, चेंज कर दिए थे। यहाँ पे I1 एंगल है, यहाँ पे I2 एंगल है, यहाँ पे I3 एंगल है। इसी तरह यहाँ पे R1 एंगल था, यहाँ पे R2 चेंज हो गया था, यहाँ पे R3 फिर से चेंज हो गया था। लेकिन इन दोनों का अगर हम रेशो लेते थे तो रेशो कैसा आ रहा था, रेशो आ रहा था सेम। इसी तरह यहाँ पर भी नंबर कैसा आया, डिवाइड करने पर सेम नंबर आया। यानी कि आप किसी भी एंगल पर लाइट को भेजें, लेकिन शर्त क्या है कि अ गिवन सेट ऑफ पेयर। ठीक है जी, एक गिवन हमारे पास मीडियम का एक सेट है, तो इस गिवन सेट के लिए आप I और R चेंज करते जाएं, भले आप चेंज करते जाएं, लेकिन डिवाइड करने से, इन दोनों का रेशो लेने से हमारे पास क्या आता जाएगा, एक फिक्स्ड नंबर ही आएगा। क्लियर। तो ये फिक्स्ड नंबर क्यों आया है, क्योंकि आपने मीडियम को चेंज नहीं किया है। तो जब तक मीडियम का पेयर, ये सेट ऑफ पेयर सेम रहेगा, तो इन तमाम इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल के साइन का रेशो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही चीज़ जब वो मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखी हुई है, आपकी बुक में लिखी हुई है कि रेशो ऑफ साइन I एंड साइन R इज़ ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा कैसी रहेगी, ये हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है जी, ये कांस्टेंट। ये तो 1.5 मैंने वैल्यू खुद से जब सपोज की है ना, लेकिन जो भी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक हो गया। तो जनरली हमने क्या कह दिया, आप जितना मर्जी एंगल चेंज करते जाएं, ठीक है, लेकिन जवाब कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए हमने जनरल क्या कह दिया कि साइन I ओवर साइन R इज इक्वल ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो हमने जनरलाइज कर दिया कि साइन I ओवर साइन R ये हमेशा कैसे रहेंगे, एक कांस्टेंट नंबर के बराबर रहेंगे। और उस कांस्टेंट नंबर को मैंने n लिख दिया है, एक सिंबल मैंने दे दिया है। सो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नंबर दैट इज n। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ये भी याद रखना है आपने। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो फिर आप रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ लिखेंगे स्नेल्स लॉ के आंसर में। क्लियर हो गया बच्चों। ओके, तो ये थे हमारे बेटा दोनों लॉज, रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज। पहला लॉ अगेन से मैं रिपीट कर देता हूँ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन में रहते हैं। क्लियर, ये अपना प्लेन नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा क्या था कि एक गिवन सेट ऑफ पेयर के लिए हमारे पास अगर एक मीडियम का एक गिवन सेट है, तो इस गिवन सेट के लिए हम I को चेंज करते जाएं, R भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों का रेशो लेंगे, इन दोनों का साइन I ओवर साइन R करेंगे, तो वो हमेशा कैसा आएगा, एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा। क्लियर हो गया। और दिस
लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ, साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन। ओके, अब स्नेल्स लॉ की ये जो शक्ल है साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, यानी कि अगर आपने स्नेल्स लॉ को एज इट इज़ ही लिखना है तो ये स्नेल्स लॉ एज इट इज़ तब लिखा जाएगा जब लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही होगी, रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में आ रही होगी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंजर मीडियम में आ रही होगी, तब स्नेल्स लॉ की ये वाली शक्ल आपने लिखनी है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, हम इसको नोट भी कर लेते हैं। नोट क्या करते हैं, नोट के तौर पर हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि स्नेल्स लॉ की ये जो मैथमेटिकल फॉर्म अभी हमने बनाई है, ये एज इट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म कब इस्तेमाल करेंगे, नोट व्हेन light ray coming from an optically rarer medium and enters into a optically denser medium, optically denser मीडियम। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि स्नेल्स लॉ की ना दो शक्लें होती हैं। अब जो दूसरी शक्ल है ना, वो आप कब इस्तेमाल करेंगे वो भी हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल ये आप याद रख लेना है कि अगर आपने स्नेल्स लॉ का एज इट इज़ ही फार्मूला इस्तेमाल करना है, आई ऊपर और आर नीचे रखना है, तब ये कैसे मुमकिन होगा, जब लाइट रे जो है वो एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंजर मीडियम में आ रही होगी। जैसे वाटर यहाँ पे ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ये ऑप्टिकली डेंजर मीडियम है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो मीडियम जो लाइट की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंजर मीडियम। फिर से ऑप्टिकली डेंजर मीडियम क्या होगा, जो लाइट की स्पीड को कम कर देगा, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो लाइट की स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक हो गया। तो अगर वाटर से ग्लास में आएगी तो वाटर में जो भी स्पीड होगी वो ग्लास में आकर कम हो जाएगी। ठीक, और अगर ग्लास से वाटर में जाएगी तो ग्लास में जो भी स्पीड होगी वाटर में जाने से वो स्पीड ग्लास की बनिस्बत बढ़ जाएगी। अब इसी चीज़ को कि जब वो वाटर से ग्लास में आएगी, ये तो कन्फर्म है कि लाइट की स्पीड जब वो चेंज होगी, या वो ग्लास से वाटर में जाएगी तो लाइट की स्पीड चेंज होगी। क्यों, मीडियम चेंज हो रहा है। लेकिन अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज तो होती है, लेकिन कितनी चेंज होती है। अब इस कितनी का जो जवाब है ना, वो हम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्टडी करके। क्लियर कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ वन मीडियम into a second medium, its speed changes, but how many times? The answer is according to refractive index. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मुताबिक उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। तो हमारा अगला जो टॉपिक था, अगला टॉपिक यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, जैसे ये हमारे पास बच्चों एक मीडियम है, ये बाउंड्री आप कह सकते हैं, और यहाँ से लाइट क्या करती है, फॉल करती है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे है और ये हमारे पास जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक हो गया, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब जब तक वो लाइट एक ही मीडियम में रहती है उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है। कोई भी वेव जब तक वो एक मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास मीडियम 1 है और ये हमारे पास मीडियम 2 है। तो मीडियम 1 में उसकी जो स्पीड है वो है v1, और जब वो दूसरे मीडियम में एंटर होगी डेफिनेटली उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और चेंज होकर कितनी हो गई, v2 हो गई। ठीक हो गया। अब अगर हम इन दोनों का रेशो लेते हैं,
ठीक हो गया। इन दोनों मीडियम्स के अंदर लाइट की स्पीड का अगर हम रेशो लेते हैं, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ठीक हो गया, टू स्पीड ऑफ light in second medium. So the ratio of these two speeds in different medium is called refractive index. refractive index, इसको हम क्या नाम देंगे? refractive index. क्लियर? इसी रेशियो का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू M1 दैट इज फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान देने वाली बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेकंड मीडियम का लिया जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने उस मीडियम का बताना होता है या देखना होता है जो लाइट की स्पीड को चेंज करता है, जो एक्शन करता है, लाइट की स्पीड के ऊपर एक्शन करता है, मतलब उसकी स्पीड को कम कर देता है। तो जब तक वो पहले मीडियम में होती है तो लाइट की स्पीड तो चेंज नहीं होती है। तो लाइट की स्पीड चेंज कौन करता है? सेकंड मीडियम, ठीक है। सेकंड मीडियम में एंटर होने से उसकी स्पीड जब वो चेंज हो जाती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका बताते हैं? सेकंड मीडियम का बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम M1 था, सेकंड मीडियम M2 था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ M2 दैट इज सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू M1 दैट इज फर्स्ट मीडियम। क्लियर? तो फर्स्ट मीडियम में उसकी स्पीड कितनी है? V1, और सेकंड में उसकी स्पीड है V2 लाइट की। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसका सिंबल होता है N भी लिखते हैं और म्यू भी लिख देते हैं, दोनों ही इसके सिंबल होते हैं। खैर, तो अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज को समझिएगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो जिस मीडियम में वो गई है उसने ही तो लाइट की स्पीड जब वो चेंज की है, जिस मीडियम से होकर वो जिस मीडियम में गई है, फ्रॉम इनटू, तो जिस इनटू में गई है, जिस में गई है, वहाँ वो वाला मीडियम लाइट की स्पीड को चेंज करेगा। तो जहाँ से आई है वहाँ पे तो लाइट की स्पीड उसकी पहली वाली थी, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाटर टू ग्लास, जब तक वो वाटर में ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो ही वो ग्लास में एंटर होगी उसकी स्पीड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो स्पीड किसने चेंज की? वाटर ने कि ग्लास ने? ग्लास ने। इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? वाटर का या ग्लास का? ग्लास का। तो जो मीडियम लाइट की स्पीड को अफेक्ट करता है, चेंज करता है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन। ओके, तो इसको लिखने का अंदाज क्या होता है? वो लिखने का अंदाज ये होता है n ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे ऐसे लिख दूं, ठीक है, इसके नीचे अगर मैं लिख दूं ग्लास और ऊपर लिख दूं मैं वाटर, तो अब आप समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या ग्लास ने उसकी स्पीड को कम किया है और वाटर जहां से वो पहले वाले मीडियम में ट्रेवल करके आ रही थी। समझ में आ गया? ओके, अब अगर मैं यहां पर वाटर की जगह पर कुछ भी ना लिखूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इस वाटर की जगह पर या इस वन की जगह पर कुछ नहीं लिखूंगा तो समझ जाना कि लाइट कहाँ से आ रही है? फ्री स्पेस से आ रही है, एयर से आ रही है। तो एयर में और फ्री स्पेस में लाइट की जो स्पीड होती है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। तो अगर हम बोलें अ लाइट एंटर्स टू द ग्लास, ठीक है, फर्स्ट मीडियम इसमें नहीं बोला गया। तो जब फर्स्ट मीडियम नहीं बोला जाएगा, इसका मतलब है कि पहले वाला मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम है, और वो है कौन सा? एयर है या वो फ्री स्पेस है।
ठीक हो गया। तो अगर हम वाटर की जगह पर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं तो समझ जाना कि वहाँ पे इसका मतलब है फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस के अंदर लाइट की स्पीड सबसे मैक्सिमम होती है। क्लियर। तो अब अगर हम इसी फार्मूले को मोर जनरलाइज फार्मूला बना दिया जाए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है जी, ये भी ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है, V1 ओवर V2 इज इक्वल्स टू n। ठीक हो गया। V1 velocity speed in the first medium, V2 speed in the second medium is equal to refractive index of the second medium with respect to first medium, refractive index of the glass with respect to water. So this is called the refractive index of the medium। कि लाइट जब वो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कितने गुना चेंज हो जाएगी, ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पर या म्यू की वैल्यू पर। ठीक हो गया। तो म्यू की जितनी भी वैल्यू होगी, n की जितनी भी वैल्यू होगी, उतने गुना लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी। उतने गुना लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर। जैसे अगर यहाँ पे n का जो जवाब है वो अगर फर्ज करें मैं लिखता हूं 2, सपोज दैट n का जवाब कितना आया 2, यानी कि V1 और V2 को डिवाइड करने से n का जवाब या म्यू का जवाब कितना आया 2। इसका मतलब ये है कि सेकंड मीडियम ने 2 टाइम्स स्पीड चेंज कर दी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर n का जवाब है 1.3 तो इसका मतलब ये है कि सेकंड मीडियम ने लाइट की स्पीड को 1.3 टाइम्स लेस कर दिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इज इट क्लियर। अब इसी चीज को अगर हम जनरल बात में लिखें कि जो फर्स्ट मीडियम है वो कोई और नहीं है बल्कि एयर है। फर्स्ट मीडियम बेटा कौन सा हमने ले लिया? एयर। तो फर्स्ट मीडियम हमारे पास है एयर या फ्री स्पेस, और सेकंड मीडियम कुछ भी ले लें, ग्लास ले लें, वाटर ले लें, कुछ भी ले लें। तो फर्ज करें हम यहां पे ले लेते हैं ग्लास। ठीक है जी। सेकंड मीडियम ग्लास है और फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर है। तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? तो आंसर है एयर में लाइट की स्पीड होती है c। और जब एयर से जब भी वो किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड हमेशा c से क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? फर्ज करें उसकी स्पीड होगी v। ठीक हो गया। तो एक और एमसीक्यू यहाँ पे बन गया कि लाइट की स्पीड जब भी एयर से वो किसी भी दूसरे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, लाइट जब भी इस फ्री स्पेस या एयर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी कि वाटर में चली गई, ग्लास में चली गई, यानी कि एयर के अलावा किसी भी दूसरे और मीडियम में जाएगी, तो उसकी स्पीड हमेशा कम होगी, उसकी स्पीड हमेशा कम होगी। ये बात हमेशा नोट कर लें। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जनरल फार्मूले की तरफ आते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं व्हेन लाइट एंटर्स इन ऑप्टिकली डेंसर, ठीक है, ओडी से मुराद है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फ्रॉम एयर या फ्री स्पेस। So when light enters in optically denser medium from air, its speed always, इसकी स्पीड हमेशा always decrease, तो इसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होगी। ये कंफर्म बात है, इसको भी आप नोट कर लें, अच्छी तरह नोट कर लें, जो भी कर लें, एमसीक्यूज कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, जो मर्जी कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। सो व्हेन लाइट एंटर्स इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम फ्रॉम एयर दैट इज फ्री स्पेस, सो इट्स स्पीड ऑलवेज डिक्रीज, इसकी स्पीड हमेशा डिक्रीज होगी। अब इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो लाइट की स्पीड एयर में कितनी है? हमारे पास c है, और जब वो दूसरे मीडियम में गई उसकी स्पीड कितनी हो गई? v हो गई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर नीचे 2 आएगा, ठीक है जी, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब इसमें जो फर्स्ट मीडियम है वो क्या होगा, एयर, तो मैं एयर को यहाँ पे लिखूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने ग्लास लिखा हुआ है और ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये होगा कि वो लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है। तो एयर से ग्लास में आने पर या एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में आने पर उसकी लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी, हमेशा कम हो जाएगी। कितनी कम होगी ये पता चलेगा n की वैल्यू से, ठीक है, ये पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बताएगा कि लाइट की स्पीड कितने गुना कम होगी। तो एक बात तो कन्फर्म होगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, ये बात एक लिख लें फिक्रा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है, लाइट की स्पीड की कमी के बारे में बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। ठीक हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स दैट हाउ मैनी टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज, कि लाइट की स्पीड कितने गुना कम हो जाएगी जब वो एयर से किसी भी दूसरे मीडियम में जाएगी। ठीक है, तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। और जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड कितने गुना कम हो जाएगी, ये डिपेंड करता है n की वैल्यू पर। तो अब अगर फर्ज करें n की जो वैल्यू है वो फर्ज करें जी हमारे पास है जी, जैसे कि डायमंड है। अब डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.42 होती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब लाइट एयर से डायमंड में जाएगी तो उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड एयर के मुकाबले में इतने गुना कम हो जाएगी, ये मतलब है इसका। ठीक है, आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है साइड पर, उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बताई हुई है। तो उसी बॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू डायमंड की होती है 2.42। तो अब इस वैल्यू का मतलब क्या है, तो इस वैल्यू का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। तो 2.42 का मतलब होता है कि लाइट की स्पीड जो है डायमंड में जाने से 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू एयर। तो एयर के मुकाबले में लाइट की स्पीड डायमंड में इतने गुना कम हो जाएगी। तो अब अगर आप इसको इस पे डिवाइड कर दें तो आप डायमंड में लाइट की स्पीड को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप n को यहाँ पे उठा के ले आओ, v को यहाँ पे उठा के ले आओ, तो n की वैल्यू है 2.42। तो अगर आप इसको 2.42 पे डिवाइड करते हो तो हमारे पास लाइट की स्पीड आ जाएगी डायमंड के अंदर। ऐसे भी आप इसको मालूम कर सकते हैं, या आप इन दोनों को आप रेशो ले लें तो जो आपकी वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी उतने गुना स्पीड कम हो जाएगी लाइट की डायमंड में जाने से। इसी तरह एक मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जी 1.3, एक मीडियम है उसका है जी 1.5। तो अब 1.5 और 1.3 का मतलब क्या होगा, तो 1.3 का मतलब ये है कि जब लाइट उस मीडियम में जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है उसमें जाएगी, इसका मतलब यह है कि उसकी स्पीड 1.3 टाइम्स लेस हो जाएगी। किसके लिहाज से, इस स्पीड के लिहाज से, फ्री स्पेस के लिहाज से, एयर के लिहाज से। इधर क्लियर बच्चों। तो टेबल का मतलब वो टेबल आपने याद भी करना है। ठीक है, उस पेज के ऊपर जहाँ पे ये टॉपिक आपको नजर आ रहा है उस पे आपने वो याद भी करना है MCQs के लिए। तो आपको ये वैल्यू का मतलब भी पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये वैल्यू का मतलब पता चल गया तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास C/V = n। तो n यहाँ पे एक नंबर है। अब ये नंबर वैसा ही निकला जैसे ये वाला नंबर था। देखिए ध्यान से, जब हमने इन दोनों का रेशो लिया तो हमारे पास एक नंबर आया था। ये नंबर वही था जब हमने इन दोनों स्पीड की रेशो को
डिवाइड करके देखा तो जो नंबर हमें यहां पर मिला वही नंबर ये वाला था एक गिवन सेट ऑफ पेयर के लिए। क्लियर? जैसे अगर यहां पे हमने वाटर और ग्लास को रखा हुआ था, ठीक है, और अब अगर हम यहां पर चलें इसी को वाटर और ग्लास कर देते हैं। अगर मैं अगर एयर की जगह पे क्या सोचूं, मैं अगर एयर की जगह पे वाटर सोचूं तो वाटर से ग्लास में वो रे आ रही है, तो वाटर से ग्लास में रे जब आएगी उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। कितने गुना स्पीड चेंज होगी? तो जितने गुना भी लाइट की स्पीड चेंज होगी वो मुझे एक नंबर मिल जाएगा, और ये नंबर जब मैंने देखा तो ये नंबर वही था जो नंबर मुझे यहां पर मिला था। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रा करता हूं, नॉर्मल ड्रा करके मैं यहां पर इंसिडेंट एंगल को देखूंगा और रिफ्रैक्टेड एंगल को देखूंगा, इन दोनों का रेशियो लूंगा, तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो वही आएगा जो इन दोनों की स्पीड को डिवाइड करने से आएगा। ठीक है, फिर से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था तो स्नेल्स लॉ में जब हमने साइन आई और साइन आर को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एक कांस्टेंट नंबर आता है। ये कांस्टेंट नंबर वही निकला जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला। कैसे? जब लाइट की स्पीड को डिफरेंट मीडियम में डिवाइड करके देखा, तो डिवाइड करके देखा तो हमारे पास एक नंबर आया, और ये नंबर वही था जो यहां पर हमने पहले देखा था। रेशियोज को, साइन आई और साइन आर की रेशियो को डिवाइड करके देखा था। तो यस, तो ये नंबर भी वही है और ये नंबर भी वही है। अ गिवन सेट ऑफ पेयर के लिए साइन आई और साइन आर सेम होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम भी वही होगा। यस, क्लियर? तो ये वाला n और ये वाला n ये दोनों बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, तो अगर दोनों बराबर होते हैं तो मैं साइन आई ओवर साइन आर को इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकता हूँ। यस, बोल सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर और ये नंबर एक जैसे हैं, इसलिए इस नंबर को भी मैं क्या नाम दे सकता हूँ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, फ़र्ज़ करें इन दोनों को डिवाइड किया, या मैंने V1 और V2 को मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास नंबर क्या आता है? फ़र्ज़ करें 1.5 आता है। और जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो अगेन मेरे पास नंबर क्या आया? 1.5 आया। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? सेम है। मतलब कि हमारे पास इन दोनों का जो रेशियो है उसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकता हूँ। इज इट क्लियर? ओके, अब अगर मैं इसको बोल सकता हूँ तो इसको मैं लिख भी सकता हूँ। तो इसको हम लिख भी लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? कि साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल्स टू यस n, और n यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? c अपॉन v। हाँ जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक हो गया। तो इस तरह हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, साइन आई ओवर साइन आर और c ओवर v या v1 ओवर v2। ठीक हो गया। तो ये भी n के बराबर है और ये भी n के बराबर है। n दोनों केसेस में कैसा रहा, कैसा होता है? सेम होता है। इसलिए मैंने इसको मैंने इक्वेट करके ऐसे लिख दिया है। ओके बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर? अब इसी से जुड़ी हुई एक और छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है? ये दो मेन बातें बताता है। पहली चीज़ वो आपको मैंने बता दी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट की स्पीड कितने गुना कम हो जाएगी एयर के मुकाबले में विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस मीडियम m1, के पहले वाले मीडियम के लिहाज से दूसरे वाले मीडियम में लाइट की स्पीड जाने से कितने गुना कम हो जाएगी। ये इंफॉर्मेशन मिलती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइट कितने गुना बेंड होगी, ज़्यादा बेंड होगी या कम बेंड होगी, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वो लाइट को उतना ही ज़्यादा बेंड करवाएगा,
और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो मीडियम कम बेंड करवाएगा लाइट को। ठीक हो गया। जैसे ये हमारे पास दो मीडियम है, यहाँ से लाइट आई और लाइट आई यहाँ पर, और इसने लाइट को बेंड करवा दिया। फर्ज कर ये हमारे पास नॉर्मल है और नॉर्मल से इसने लाइट को ऐसा बेंड करवाया। ठीक हो गया। और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा मीडियम है, ये हमारे पास लाइट आई और इसने लाइट को कम बेंड करवाया, ये हमारे पास नॉर्मल रहा। तो हम बेंडिंग कैसे बताते हैं, बेंडिंग कैसे बताएंगे? देखें, ये लाइट आ रही है तो ये लाइट का ओरिजिनल पाथ ये वाला है। ठीक है, ये लाइट का असल पाथ है। इस केस में लाइट ये वाली इंसिडेंट रे है तो ये हमारे पास लाइट आई और ये लाइट का असल पाथ ये वाला है। तो लाइट अपने असल पाथ से कितना मुड़ गई है, कितना बेंड हुई है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस केस में, पहले वाले केस में ये इतना बड़ा एंगल बना है। ठीक है, और इस केस में ये एंगल छोटा बना है। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ डेविएशन। तो जितना एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, ठीक है, ये इसका असल पाथ था और लाइट अपने असल पाथ से इतने एंगल यहाँ पे मुड़ गई। और इस केस में ये इसका असल पाथ था ये वाला और लाइट अपने असल पाथ से इधर मुड़ गई। ठीक है, तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं। देखिए रिफ्रैक्शन ये वाला बनेगा क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मल है, तो नॉर्मल, सॉरी ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है ये वाला। ठीक होगा, ये डॉटेड लाइन ये नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल और ये ट्रांसमिटर लाइन के दरमियान ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ठीक है, ये वाला एंगल ये कहलाएगा आर। ठीक हो गया। और इसके साथ वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। इसी तरह इस केस के अंदर ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन और ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब जरा सोच के बताएं, रिफ्रैक्शन के लिहाज से इसका रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा है, इसका रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा है, तो बताएं किस सिचुएशन में लाइट ज़्यादा बेंड हुई है? रिफ्रैक्टेड एंगल को देख के बताएं। तो जिसका रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा होगा इसका मतलब लाइट उसमें ज़्यादा बेंड हुई है, और जिसका आर बड़ा होगा उसमें लाइट कम बेंड हुई है। क्लियर? फिर से इसको मज़ीद क्लियर होना चाहिए आपको। देखो ना कि जैसे हमारे पास ये हमारे पास है नॉर्मल। ठीक हो गया, ये नॉर्मल है और लाइट हमारे पास ऐसे आती है यूं, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है। अब इंसिडेंट रे असल जाना चाहती है ऐसे, ये वाला इसका असल पाथ हो गया। ठीक है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, लेकिन एक्चुअल पाथ से ये इधर नॉर्मल की तरफ झुकेगी। अगर ये इतना झुकी या इतना झुकी, ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल छोटा एंगल है और ये वाला एंगल ये वाला बड़ा एंगल है। नज़र आ रहा है? तो अब ये छोटा एंगल है ये भी एंगल ऑफ डेविएशन है और ये जो बड़ा है ये भी एंगल ऑफ डेविएशन है। तो छोटे एंगल ऑफ डेविएशन के लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो बड़ा होगा और बड़े डेविएशन के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होगा, यानी कि नॉर्मल और ट्रांसमिटर लाइन के दरमियान ये वाला जो एंगल बनेगा ये कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो इन जनरल कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है और उसका आर रिफ्रैक्टेड एंगल, ये वाला एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल कैसा है? छोटा है। रिफ्रैक्टेड एंगल कैसा है? छोटा है। इसका मतलब वो ज़्यादा बेंड हुई है। ज़्यादा बेंड हुई है इसका मतलब वो मीडियम हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखता है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा होगा इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा? बड़ा होगा। और अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा है
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, छोटा होगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है या छोटा है, इसका क्या मतलब होगा कि वो लाइट को कितना बेंड कर रही है, वो मीडियम लाइट को कितना ज़्यादा बेंड करता है या कितना कम बेंड करता है, ये बताता है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज इट क्लियर बच्चों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो लाइट की बेंडिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ओके, फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगी, जिससे आर छोटा बनेगा। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा, ठीक है, वो लाइट को कम बेंड करेगी और उसका आर कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इसकी दूसरी जो बात है वो हम नोट कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दूसरी चीज के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, बेंडिंग के बारे में। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट आप यहां पे नोट कर लेंगे। दूसरी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कि मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more will be the bending, more will be the bending, and lesser will be the refracted angle एंड वाइस वर्सा। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेकर।